हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की की करेंसी लीरा की। आप जानते हैं कि तुर्की की करेंसी लीरा है, जैसे हमारी करेंसी रुपया है। तो लीरा जो है वो उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वो डॉलर के मुकाबले में 20% तक टूट गई, जो तमाम अखबारों में ये ख़बर रही। तो बहरहाल तुर्की की मार्केट में इसकी वजह से भूचाल आ गया और शेयर मार्केट भी उनका जो है वो धड़ाम हो गया, बहुत ज़्यादा गिरा। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लीरा क्यों गिरी, तुर्की की करेंसी लीरा क्रैश क्यों हुई और इसका वहाँ की इकनॉमी के ऊपर क्या असर होगा, लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा, शॉर्ट टर्म में क्या असर होगा। इसके अलावा तुर्की की करेंसी के गिरने की वजह से तुर्की के अंदर जो पॉलिटिकल जो अनरेस्ट क्या कुछ हो सकता है, एर्दोगान की पॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या असर होगा और क्या तुर्की इन शॉक्स को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो बहरहाल इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि तुर्की की करेंसी लीरा क्यों डाउन हुई, हम तुर्की की इकनॉमी के ऊपर एक थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं। तुर्की की जो जीडीपी है वो लगभग 791, यानी लगभग आप मोटे तौर पे मान लें कि 800 बिलियन यूएस डॉलर की इकनॉमी है। और तुर्की दुनिया को एक्सपोर्ट करता है 170 बिलियन यूएस डॉलर का, जबकि उसके मुकाबले में इंपोर्ट करता है 219 बिलियन यूएस डॉलर। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो जो है तुर्की का, अगर हम उसको देखें तो तुर्की करीब जो है 49 यानी 50 बिलियन डॉलर के नुकसान पे चल रहा है। तुर्की का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इस लिहाज से तुर्की जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से 50 बिलियन डॉलर के ट्रेड डिफिसिट जिसे कहते हैं उसमें चल रहा है। इसके अलावा तुर्की के जो रेवेन्यूज़ हैं वो आते हैं, यानी तुर्की की जो आमदनी है, स्टेट की आमदनी है, वो 147 यानी 147 बिलियन यूएस डॉलर की है। ये 2020 का है। और तुर्की के जो खर्चे हैं, यानी उसका जो बजट है, वो 171 यानी 171 बिलियन यूएस डॉलर, ये भी 2020 का डेटा है, वो है। अगर हम इसको देखें कि 147 बिलियन डॉलर आमदनी है और 171 बिलियन डॉलर खर्चे हैं, तो हम ये देखेंगे तब लगभग जो है 24 बिलियन डॉलर तुर्की जो है अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो जो है अपने रिज़र्व बैंक से जो है करेंसी छाप के अपने बजट का जो नुकसान है उसको पूरा करता है, या जो है फ़ॉरेन से कोई लोन लेता है, या ऐड की शक्ल में कुछ चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से वो अपनी चीज़ों को पूरा करता है, या अपनी डोमेस्टिक मार्केट से वो कर्ज़ उठाता है। तो जब तक हम जो है तुर्की की इकनॉमी को नहीं समझेंगे तब तक जो है चीज़ें जो है समझना जो है ज़रा सा मुश्किल होगा। इस वजह से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, तुर्की के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है 2021 में वो 48%, यानी महंगाई की जो दर है वो 58% दर्ज की गई है पूरे साल में। ये दिसंबर चल रहा है 2021, जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक। यानी कि अगर किसी चीज़ की कीमत तुर्की के अंदर 100 लीरा थी, तो वो एक साल के अंदर ऑन एवरेज, किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन एवरेज जो है वो उसकी कीमत बढ़ के 158 लीरा हो गई। तो ये तुर्की का जो है कुछ तुर्की की जो इकनॉमी है उसकी कुछ बेसिक्स हैं, तो जिसे समझना और जिसे देखना और जिस पे नज़र डालना जो है वो ज़रूरी था। तो हमने इस पे बात की। अब हम आगे बात करेंगे कि तुर्की में जो करेंसी यानी तुर्की की लीरा जो डाउन हुई उसकी असल वजह क्या थी। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने अपने सेंट्रल बैंक को हुक्म दिया कि वो रेपो रेट यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसे 1.5% कम कर दें। अब इसको जानिए, तुर्की के अंदर जो रिज़र्व बैंक है उनका, जैसे वहाँ सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका के अंदर फेडरल रिज़र्व है, उसी तरह वहाँ बैंकिंग के सिस्टम को, करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक है। तो उस सेंट्रल बैंक को हुक्म दिया कि 1.5% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए।
तुर्की के अंदर जो डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो 9.5% है, यानी 9.5% इंटरेस्ट पे किया जाता है किस पे, डिपॉजिट्स के ऊपर। और जब यही लोन दिया जाता है, यानी इसको मनी की लैंडिंग करवाई जाती है, लोन किसी को दिया जाता है, तो 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूला जाता है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट है। तो उसको जो है उर्दुगान ने 16.5% को कम करवा के 15% कर दिया। लेकिन ये कि तुर्की के सेंट्रल बैंक ने कुछ रेजिस्टेंस शो किया, जिसकी वजह से 3 सेंट्रल बैंक के जो चीफ थे, जो गवर्नर थे, उनको हटाया गया। तो बहरहाल, लेकिन ये कि क्योंकि गवर्नमेंट का फैसला था तो 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर दिया गया और 16.5 से 15% पे आ गया, जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स थे वो बिगड़ गए और नतीजे में शेयर बाज़ार भी गिरा और करेंसी भी जो है वो गिर गई। आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जो बैंक्स पे करते हैं, वो अपनी मनी को वहीं जो है डिपॉजिट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर बैंक जो डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो लगभग जो है 5.5% के करीब है, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है। और लेकिन अगर तुर्की में 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे कर रहे हैं तो लोग अपने पैसे वहाँ जमा करना चाहेंगे। तो इसी तरह जो है दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनके पास बड़े फंड्स हैं, वो जो है अपना वहाँ जमा करते थे। लेकिन जब 1.5% कम कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि वो जो है फिर उस मार्केट में जाएंगे जहाँ तुर्की की तरह जो है पहले जैसे जो है ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलेगा। तो इसकी वजह से वो सेंटिमेंट्स जो है मार्केट के बिगड़ गए और नतीजे में जो है वो लीरा गिर गई। अच्छा, तुर्की जो है वो वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI जो है वो $180 बिलियन का FDI है। और ये FDI आप हिंदुस्तान में भी जैसे कि FDI जो आता है उसका मेजर पार्ट जो आता है वो इक्विटी मार्केट में आता है, यानी शेयर बाज़ार में आता है, डिबेंचर्स में आता है और बॉन्ड्स में आता है। तो बॉन्ड्स और जो डिबेंचर्स हैं उसके अंदर एक तय किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिलता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड होता है। तो ये जो FDI थे वो जो है अब उनके लिए मार्केट इतना अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने अपना पैसा अब वो धीरे धीरे जो है निकाल लेंगे, इस मार्केट से निकाल के किसी और जो है मार्केट में वो लगाएंगे। तो जब ये फैसला आया तो मार्केट ने जो रिस्पांस किया, यानी शेयर बाज़ार ने जो रिस्पांस किया और जो करेंसी के जो ख़रीदार थे तो उन्होंने जो रिस्पांस किया उसके नतीजे में वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गए। नतीजे में शेयर बाज़ार भी लुढ़क गया और करेंसी भी लुढ़क गई। अच्छा, तुर्की की जो करेंसी लीरा है वो दुनिया के अंदर जो करेंसीज़ हैं उनमें 16वें नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी थी और लोग जो हैं उस करेंसी को में जो है वो करते थे, ख़रीद फरोख्त करते थे। लेकिन जब जैसे ये करेंसी गिरी तो उसके नतीजे में मार्केट में जो है जिनके पास भी करेंसी थी वो सब जो है उन्होंने लाइन लगा ली बेचने के लिए। नतीजे में करेंसी जो है थी वो गिरने लगी और गिरने लगी और गिरने लगी। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से करेंसी और गिरी। अच्छा, जिन लोगों के पास जो है वो लीरा था उन्होंने देखा कि अरे लीरा की वैल्यू तो डॉलर के अगेंस्ट डाउन हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन लीरा बेचना शुरू कर दिया और लीरा के को बेच के अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉलर जो है एक स्टेबल करेंसी है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट दर्ज की गई, करेंसी में गिरावट दर्ज की गई। अब हम बात करते हैं करेंसी की वैल्यू को तय करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो करेंसी की वैल्यू को तय करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें एक बहुत ही अहम फैक्टर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उसकी इकोनॉमी कैसी है और उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी है। करेंसी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। करेंसी उस कंट्री के अंदर, उस मुल्क के अंदर महंगाई की शरह क्या है, इसके ऊपर भी जो है उसका बहुत कुछ दारोमदार होता है। इसके अलावा वहाँ जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी ब्याज दर क्या है, शरह सूद क्या है, इसके ऊपर करेंसी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है उसके ऊपर भी करेंसी की वैल्यू बहुत कुछ डिपेंड करती है। और करेंसी की वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस कंट्री के पास फॉरेन करेंसी, ख़ासकर डॉलर या यूरो, उसके ख़जाने में कितने हैं। तो अगर हम देखें तो तुर्की के ख़जाने में जो है इस वक्त 58 बिलियन यानी 58 बिलियन US डॉलर जो हैं सिर्फ बचे हैं। और अगर हम जो है 2020 और
20 का अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे तुर्की का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो तकरीबन जो है 49-50 बिलियन डॉलर के करीब है। तो अगर तुर्की जो है एक साल अगर उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शरह यही रही तो तुर्की के पास जितने डॉलर हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई अगर हम जो है किसी बाहर की कंट्री से कुछ ख़रीदेंगे और हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो उसको वहाँ ख़रीदने के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं वो सब जो है वो पेमेंट में चले जाएंगे। तो बहरहाल जो है ये इन फैक्टर्स के ऊपर जो है करेंसी जो है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा जो है वो मैनिपुलेशन भी होता है करेंसी को, जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं और बड़े बड़े जो करेंसी में ट्रेड करने वाले जो फंड्स हैं वो भी जो है मैनिपुलेशन करते हैं, उसकी वजह से भी करेंसी अप एंड डाउन होती है। प्रेसिडेंट एर्दोगान को जब ये मालूम था कि इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद जो है इतना तबाहकुन असर होगा तो आखिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट क्यों कट किया, सवाल है बनता है ना ये। तो आइए इस पे बात करते हैं। असल बात है तुर्की का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम बात कर चुके हैं कि 49-50 बिलियन डॉलर के करीब है, यानी तुर्की इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो एक दुनिया के अंदर एक उसूल ये है कि अगर लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है तो वो मुल्क अगर अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहेगा तो उसके लिए ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा चांस है उसका प्रोडक्ट बिकने का, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो कंपटीशन कर सकता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कम रेट पे बेच सकता है। तो एक वजह ये भी थी करेंसी की वैल्यू को मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की, और करेंसी की वैल्यू को कम हो जाएगी तो उसके नतीजे में जो है चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लामोहला जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा तुर्की जो है इस वक्त कई मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड हैं और इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हैं और डिफेंस इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हैं। जैसे इस्तांबुल कनाल का प्रोजेक्ट है जो लगभग जो है 70 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो जाहिर सी बात है 70 बिलियन यूएस डॉलर, अब तुर्की की जो पोजीशन आप देख रहे हैं उनके ख़जाने में तो पैसे हैं नहीं, तो ये सब जो पूरा प्रोजेक्ट है इसे बैंक फाइनेंस करेंगे। तो जिन कंपनीज़ को इसमें ठेके मिलेंगे वो तो मार्केट से पैसा उठाएंगी, बैंक से लोन लेंगी, तो उनको भी एक राहत देने के लिए ताकि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कम हो सके, इस वजह से भी जो है इंटरेस्ट रेट कम किया गया है। इसके अलावा तुर्की जो है और बहुत से प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो काम करने वाली कंपनीज़ हैं उनको राहत देना भी इसके पीछे एक मकसद है। इसके अलावा जो आइडियोलॉजिकल एंगल भी है इंटरेस्ट रेट कम करने का। अभी इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद एर्दोगान ने जो है एक स्पीच दी थी, उस स्पीच में उसने कहा था कि हम जो है धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्लॉइटेशन का एक सिस्टम है पूरा। तो ये इसमें एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी है कि क्योंकि वो एक इस्लाम पसंद पार्टी है और इस्लाम में जो सूद है वो उसके बारे में जो है मनाही है, लिहाजा वो जो है धीरे धीरे सिस्टमेटिकली जो है वो इंटरेस्ट को नीचे लेके आना चाहते हैं। ये भी एक कॉज है। एर्दोगान के इंटरेस्ट रेट कम करने से लॉन्ग टर्म में इसका असर तुर्की पे क्या होगा, आइए हम इस पे बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने से लॉन्ग टर्म में असर ये होगा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो बिज़नेस इंटरप्राइजेज़ हैं वो उनके कारोबार में कुछ बेहतरी आएगी, और ख़ासकर जो लोग एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं वो बैंक लोन्स के ज़रिए से जो है पूरे किए जाते हैं। तो अगर जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा और अच्छा, एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं वो बहुत ही कम मार्जिन के ऊपर, बहुत कम प्रॉफिट, क्योंकि बल्क होते हैं तो बहुत कम प्रॉफिट के ऊपर उसमें ऑर्डर होते हैं और प्रॉफिट बहुत कम होता है, तो बैंक से लोन लिया जाता है, बैंक की मार्जिन मनी से जो है एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को पूरा किया जाता है। तो इससे जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी अभी जो तुर्की का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है उसके मुकाबले में कम है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 बिलियन डॉलर का है। तो आगे देखने में आएगा लॉन्ग टर्म में कि तुर्की का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए ये ऑक्सीजन का काम करेगा ये फैसला।
इसके अलावा तुर्की की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में है कि लगभग जो है वो 7,35,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी रिहायशी जो इकाइयाँ हैं वो ऐसी खाली पड़ी हैं जिसे लोगों ने ख़रीदा नहीं है, जो बिकी नहीं है। तो इस फैसले से जो हाउसिंग लोन है वो सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मकान ख़रीदने के लिए, रेजिडेंशियल यूनिट्स ख़रीदने के लिए आएंगे। तो इससे बैंकिंग भी जो है वो मजबूत होगी। और उसके अलावा क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिन लोगों ने किए हैं, जिन लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट किए हैं, तो उनके पैसे जब छूटेंगे तो वो मार्केट में सर्कुलेट होंगे, तो उससे इकोनॉमी का पहिया जो है वो ज़रा सा तेज़ी से घूमेगा। इसके अलावा जो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग जो हैं लोन करा के लेके आते हैं, तो वो जो है उनका, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो वो सस्ता उन्हें पड़ेगा लोन करवाना, तो वो लोग जो है लोन करवाने लगेंगे। तो इससे भी इकोनॉमी का पहिया जो है ज़रा सा उसको भी कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में जब ये सारे काम होंगे तो नतीजा क्या होगा, नतीजे में जब लोग मकान ख़रीदेंगे तो स्टाम्प पेपर भी ख़रीदेंगे उस रजिस्ट्री कराने के लिए, तो उधर से रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा जो है जो उसके ऊपर जो टैक्स हो, वहाँ जो भी टैक्सेस हैं वो टैक्स उन्हें मिलेगा, उसके ज़रिए से जो है सरकारी ख़जाने में आमदनियाँ होंगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसके ज़रिए से सरकारी ख़जाने में जो है पैसा आएगा, रेवेन्यूज़ जनरेट होंगे। तो नतीजा क्या होगा कि जब ख़जाना मजबूत होगा तो करेंसी भी मजबूत होगी। तो लॉन्ग टर्म में तुर्की की लीरा जो है, अगर ये पॉलिसीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में उनकी लीरा हमें मजबूत होती नज़र आ रही है। लेकिन ये जो पूरा वो है, तकरीबन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 4-5 साल बाद आएगा। अब हम आते हैं हल की तरफ। क्या कोई हल है कि हम करेंसी की इस उठापटक से, और ख़ासकर जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर करेंसी की उठापटक बहुत होती है मिडल ईस्ट को छोड़ के, यानी जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं उनको छोड़ के, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ है। अगर हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यानी करेंसी के मैनिपुलेटर जब चाहेंगे उसे गिरा देंगे। तो बहरहाल, लेकिन अब तो मजबूरी है, एक ये तो वर्ल्ड ऑर्डर है, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो इसमें अगर इसमें रहते हुए एक मॉडल के तौर पे अगर हम जापान को लें तो जापान जो है एक बेहतरीन मिसाल है जिसकी करेंसी में और जिसकी इकोनॉमी में हम उठापटक नहीं देखते। जापान प्रोडक्शन करता है, खूब प्रोडक्शन करता है, खूब एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप ये देखें कि जापान जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी उसने तवज्जो ही नहीं दी है। एक आध बार जो है वो आबे ने कुछ कोशिश की और उन्होंने जो है एक टारगेट सेट किया, लेकिन उसको अचीव नहीं किया कि हम इतना जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो इकोनॉमीज़ चलती हैं, जिसके और जिन इकोनॉमीज़ के अंदर इसका बड़ा हिस्सा होता है, उन्हीं इकोनॉमीज़ में हमें देखने को आता है कि वो जो है इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अगर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो अपने दम पे, यानी एक खुद मुख्तार इकोनॉमी हो, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो। अगर एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होगी जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स काम नहीं कर रहे होंगे, तो हम जो है अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को और अपने शेयर मार्केट को स्टेबल रख सकते हैं। तो जापान इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल है, उसको जो है देखना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए और इस मॉडल को फॉलो भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि तुर्की की पॉलिटिक्स पर इसका असर क्या होगा। क्या इससे उर्दुगान कमज़ोर होंगे या और ज़्यादा ताकतवर होंगे? तो ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लीरा के क्रैश कर जाने के बाद तुर्की के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट जो है वो फूट पड़े, लोग सड़कों पे निकल आए। हालांकि कोई बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं हुए हैं, लेकिन ये कि बहरहाल लोग एक सड़कों पे लोग निकले और निकलने के बाद लोगों ने हुकूमत को जो है महंगाई की वजह से और करेंसी डूबने की वजह से जो है वो लोगों ने हुकूमत को निशाना बनाया। अच्छा, एक बात रह गई थी कि करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले में तुर्की की लीरा 2021 में, यानी जनवरी से लेके अब तक दिसंबर 2021 तक तकरीबन 45% जो है डाउन हुई है। तो बहरहाल लोगों के अंदर एक बेचैनी परेशानी है, लोग सड़कों पे निकल के आए। तभी तो अपोजिशन ने भी जो है इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उर्दुगान के ऊपर दबाव बनाया कि वो मिड टर्म इलेक्शन कराएं, यानी जो इलेक्शन तुर्की के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 में होने थे, अपोजिशन ने डिमांड की कि वो उसे अभी कराएं, क्योंकि हुकूमत जो है, जो इकोनॉमिक फ्रंट है, जो
मैशियत का जो महाज है उसके ऊपर वो नाकाम हो गई है। तो बहरहाल ये तो हुआ अर्दोगान के ख़िलाफ़, लेकिन ये कि अगर अर्दोगान अपने इन फ़ैसलों के नतीजे में इसके अच्छे असरात जो हैं मुरतब करवाने में कामयाब हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, लोगों नए नए एम्प्लॉयमेंट के मौके अगर जनरेट होते हैं तो लोग उसे देखेंगे, तो उसकी वजह से लोग हो सकता है कि इसको भूल जाएं। इसके अलावा महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, मार्केट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो लोग जो हैं जल्दी इन सब चीज़ों को भुला देंगे। इसके अलावा डिपेंड करता है कैडर के ऊपर कि अर्दोगान की पार्टी का कैडर किस तरह पब्लिक को कन्विंस करता है, समझाता है, मोटिवेट करता है कि इस फैसले का शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से हम जो है लॉन्ग टर्म में इसको अच्छा देख सकते हैं इकनॉमी के ऊपर और पब्लिक के ऊपर। तो उसके ऊपर भी जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बाकी तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो फील गुड फैक्टर भी काम करता है कि वो अपनी पब्लिक को किस तरह से फील गुड कराने में कितनी माहिर हैं। तो बहरहाल अर्दोगान के ऊपर इसका कुछ ज़्यादा असर होता नहीं नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल से इधर जो कुछ हुआ है उससे वो निकलने के लिए कतर के जो है 2 दिन के दौरे पे गए हैं। तो बहरहाल तो ये था कुछ तुर्की की लीरा के क्रैश के बारे में और तुर्की की इकनॉमी के बारे में और तुर्की के फ्यूचर इकनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के बारे में। तो दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ जो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कमेंट हो या आप किसी बात से डिसएग्री करते हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।